कर रहे थे कि अगर हमारे पास एक ऐसा वेब पेज है जिसके अंदर डिफरेंट किस्म का कंटेंट हमें डिस्प्ले करवाना है इन द फॉर्म ऑफ एनिमेशन, बैकग्राउंड साउंड और टेक्स्ट, तो आप इसको मल्टी थ्रेडिंग में डिवाइड कर लें। हर थ्रेड जो है वो एक थ्रेड जो है वो एनिमेशन को रन करेगा, एक थ्रेड जो है वो बैकग्राउंड म्यूजिक को रन करेगा, और एक थ्रेड जो है वो आपका जो टेक्स्ट है या जो इमेजेस हैं उसको शो करवाएगा। तो ओवरऑल जो सिस्टम का जो रनिंग टाइम है वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा। तो ये एग्जांपल्स हैं हमारे पास जो है वो मल्टी थ्रेडिंग की। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जी मल्टी थ्रेडिंग क्यों हम परफॉर्म करते हैं। बेनिफिट्स ऑफ द मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्रामिंग कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू द 4 मेजर कैटेगरीज। नंबर 1, रिस्पॉन्सिवनेस। Multi-threading is an interactive application may allow a program to continue running even if a part of it is blocked or it is performing or a lengthy operation। ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ जाती है जब हम मल्टी थ्रेडिंग करते हैं। रीज़न ये है कि हमारे पास पहले तो एक सिंगल प्रोसेस एज ए सिंगल प्रोसेस के तौर पे या सिंगल थ्रेड के तौर पे काम कर रहा था। अब हमारे पास जो सिंगल प्रोसेस है वो मल्टी थ्रेड्स के तौर पे काम कर रहा है, उसमें 3 या 4 थ्रेड काम कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई एक थ्रेड उसमें से कोई लेंथी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हो या ब्लॉक हो गया हो। ठीक है, तो इन दैट केस वो वाला जो ऑपरेशन है या वो जो थ्रेड ने काम करना था वो तो शायद डिले हो जाए, लेकिन बाकी 3 थ्रेड्स या 2 थ्रेड्स जो है वो अपना काम जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। तो हमारे पास जो ओवरऑल रिस्पॉन्स है वो क्या हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। अगर एक ही थ्रेड होता और वही किसी लेंथी टास्क में चला जाता तो इसका मतलब है जो हमारी एप्लीकेशन है या प्रोग्राम है वो नॉन रिस्पॉन्सिव हो जाता। तो रिस्पॉन्स होना ज़रूरी है, क्योंकि इंटरेक्टिव सिस्टम जो होते हैं ना, जो भी जिसके अंदर हम यूज़र के साथ बार बार इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, यूज़र को बार बार हम कोई आउटपुट देते हैं किसी भी फॉर्म में, और फिर यूज़र से हम इनपुट ले रहे होते हैं किसी भी फॉर्म में, तो उनमें रिस्पॉन्स टाइम जो है वो बड़ा मैटर करता है। तो जितना रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे कि सिस्टम की परफॉर्मेंस हमारी बेहतर है। तो इसका एक तो एडवांटेज ये है कि मल्टी थ्रेडिंग की वजह से अगर एक थ्रेड आपका डिले हो रहा है या ब्लॉक हो गया या लेंथी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, तो बाकी थ्रेड जो है वो रिस्पॉन्स देंगे और सिस्टम का ओवरऑल रिस्पॉन्स टाइम जो है बेहतर हो जाएगा। नंबर 2, रिसोर्स शेयरिंग। अभी हमने बात की कि जो थ्रेड्स हैं वो बेसिकली जो जिस प्रोसेस के अंदर थ्रेड्स क्रिएट किए गए वो उसी के रिसोर्स को शेयर करते हैं। अभी हमने बात की कि वो कोड सेक्शन, डेटा सेक्शन और फाइल सेक्शन वही रिसोर्स शेयर करते हैं। अच्छा, अब चूंकि वो उसी के रिसोर्स शेयर कर रहे होते हैं तो आपको मल्टी थ्रेड्स के लिए अलग से ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वही काम डिफरेंट मल्टी प्रोसेसिंग के थ्रू करेंगे तो आपको हर प्रोसेस के लिए रिसोर्सेज चाहिए, तो आपको टोटल ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए। जबकि मल्टी थ्रेडिंग में जो एक प्रोसेस को आपने रिसोर्सेज दिए थे और उस प्रोसेस के आगे थ्रेड्स बने हैं, वो थ्रेड्स उसी प्रोसेस की जो रिसोर्सेज हैं उनको आपस में क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं। तो उसकी वजह से हमारे पास जो है वो शेयर द मेमोरी एंड द रिसोर्सेज ऑफ द प्रोसेस टू विच दे बिलोंग बाय डिफॉल्ट। एंड द बेनिफिट ऑफ शेयरिंग कोड एंड डेटा इज दैट इट अलाउज एन एप्लीकेशन टू हैव सेवरल डिफरेंट थ्रेड्स और एक्टिविटी विद इन द सेम एड्रेस स्पेस। तो उसी सेम एड्रेस स्पेस में हमारे पास डिफरेंट थ्रेड्स जो है वो काम कर लेते हैं। और तीसरा जी, इकोनॉमी। एलोकेटिंग मेमोरी एंड रिसोर्स फॉर प्रोसेस क्रिएशन इज कॉस्टली, so because threads share the resources of the process to which they belong, it is more economical to create and context switch threads as compared to the process। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करते हैं। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग क्या था कि हम एक रनिंग प्रोसेस को रोकते हैं और फिर एक दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, फिर हमने कहा था कि जब भी हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करते हैं तो एक प्रॉब्लम आता है कि हमारे पास थोड़ा सा टाइम ज़ाया होता है, आइडल टाइम आता है, जैसे हमने कहा था कि वो ओवरहेड है हमारा। ठीक है, और इसका मतलब है कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ज़्यादा होगी तो इसका मतलब है वो आइडल टाइम भी हमारा एक्यूमुलेट हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो उसके मुकाबले में जो हम स्विचिंग करते हैं थ्रेड्स लेवल पे, ठीक है। अब हमने कहा ना कि हमारे पास 3 थ्रेड बन गए एक प्रोसेस के। सपोज करें वो तीनों थ्रेड एक ही कोर पे चलना चाहते हैं, कोर 1 पे, तो इसका मतलब है कि उनमें टाइम शेयरिंग होगी, यानी पहले T1 चलेगा, फिर T2 चलेगा, फिर T3 चलेगा। यानी वो तीनों थ्रेड्स जो हैं वो एक ही कोर का जो टाइम है उसको आपस में शेयर कर लेंगे। तो यहाँ पे भी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी, लेकिन यहाँ जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही है वो थ्रेड लेवल पर हो रही है। और जो थ्रेड लेवल की जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है ये एज कम्पेयर टू प्रोसेस लेवल कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग फास्ट होती है, या इस पे जो डिले है वो हमारा कम होता है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि बहुत सारे जो रिसोर्सेज हैं वो तो थ्रेड्स आपस में क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, मतलब कोड सेक्शन, डेटा सेक्शन और फाइल सेक्शन। तो इन दैट केस के उनको ये जो शेयर्ड सेक्शन है ये इनको चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो रजिस्टर और स्टैक जो हर थ्रेड के अलग अलग है वो उनको जो है स्विच कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के दौरान जो है उनको उसको सेव और अपडेट करना पड़ता है। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग एट द थ्रेड लेवल इज मोर फास्ट एज कंपेयर टू थ्रेड लेवल कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग एट द प्रोसेस लेवल। ठीक हो गया। और आखिरी है जी हमारे पास स्केलेबिलिटी। द बेनिफिट्स ऑफ द मल्टी थ्रेडिंग कैन बी even greater in a multi-processor architecture
where threads may be running in parallel on different processing cores. तो अगर तो सिंगल कोर है तो फिर तो हमारे पास आपस में जो है थ्रेड्स टाइम शेयरिंग करेंगे। जैसे ये ऊपर आपको डायग्राम नजर आ रही है, एक सिंगल कोर है और 2 थ्रेड हैं, 3 थ्रेड हैं हमारे पास, बल्कि 4 हैं। तो पहले T1 चलेगा, फिर टू चलेगा, फिर T3 चलेगा, फिर T4 चलेगा, फिर T1 चलेगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर T1 एंड सो ऑन। इस तरीके से वो कंप्लीट होंगे। लेकिन अगर यही सिंगल कोर की बजाय हमारा क्वाड कोर सिस्टम होता है तो फिर क्या होता है कि T1 कोर 1 पे चलता है, T2 कोर 2 पे चलता है, T3 कोर 3 पे चलता है, T4 कोर 4 पे चलता है, और हमारे पास ये बार बार अपना कॉन्टेक्ट स्विचिंग करना पड़ती है और ओवरऑल जो हमारा टाइम जो है वो कम हो जाता है। लेकिन ऑब्वियसली उसके लिए फिर आपको आर्किटेक्चर की सपोर्ट चाहिए। एक बात याद रखिएगा कि इवन अगर आपके पास मल्टी कोर नहीं है, मल्टी प्रोसेसर नहीं है, सिंगल कोर है, पुराने जो हमारे पेंटियम सीरीज हुआ करती थी, इवन देन भी आपकी जो मल्टी थ्रेडिंग है वो एग्जिस्ट करती थी, और उसमें सिंगल प्रोसेसर ही में जो मल्टीपल थ्रेड्स थे वो एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट स्विचिंग और टाइम शेयरिंग करके रन किया करते थे। मतलब ये मल्टी कोर पे डिपेंडेंट नहीं है। मल्टी कोर होगा तो मल्टी थ्रेडिंग का एडवांटेज और ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन अगर नहीं भी होगा तब भी मल्टी थ्रेडिंग होगी और एज़ कम्पेयर टू सिंगल थ्रेड उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर होगी। ये 4 हमारे बेनिफिट्स हैं बेसिकली, कि जिसको हम कहते हैं कि जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हमें मल्टी थ्रेडिंग करनी चाहिए। ये क्लियर है पॉइंट, इसमें कोई इशू क्लास? क्लियर है सर। चलिए, अच्छा, जब हम मल्टी थ्रेडिंग करते हैं तो हमारे पास कुछ प्रोग्रामिंग चैलेंजेस आते हैं। ठीक है, अब बेसिकली मल्टी थ्रेडिंग है ये कि हम एक प्रोसेस को सब प्रोसेस में डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा, अब ये ऐसे नहीं है कि हर प्रोसेस को हम डिवाइड कर दें, उसके लिए उसकी कुछ कंडीशंस हैं जिनका मीट होना ज़रूरी है। तो ये जिसको हम कह रहे थे कि हमारे जो प्रोग्रामिंग चैलेंजेस हैं कि डिज़ाइनर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट राइट scheduling algorithm that use multiple processing code to allow parallel execution, और in general 5 area present challenges in programming for multi core system। तो कहते हैं कि जब हमारे पास मल्टी थ्रेडिंग की जाती है और मल्टी कोर सिस्टम के अंदर की जाती है तो हमें इन 5 चैलेंजेस को देखना पड़ता है। नंबर 1, identifying the task, number 2, balance of workload, number 3, data splitting, number 4, data dependency, and number 5, the testing and debugging। Number 1 है जी, identifying the task. This involves examining the application to find the area that can be divided into separate concurrent tasks. Ideally, tasks are independent of one another and thus can run in parallel on the individual code. तो कहता है कि सबसे पहले तो आपको अपने ऐसे टास्क आइडेंटिफाई करने हैं जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट हो जाएं। अभी वो बात हमने की थी ना कि टास्क जो है वो इंडिपेंडेंट हो सकता है या डिपेंडेंट हो सकता है। तो जो डिपेंडेंट टास्क है वो पैरेलल एग्जीक्यूट नहीं होंगे, डिपेंडेंट टास्क पैरेलल एग्जीक्यूट नहीं होंगे। उसको ऐसे समझ लें कि आपकी क्लास है, एक सब्जेक्ट है आपका प्रोग्रामिंग, दूसरा सब्जेक्ट है आपका डेटा स्ट्रक्चर। अब टीचर दोनों के अलग अलग हैं लेकिन जो स्टूडेंट है वो तो सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 डिफरेंट टास्क हैं ये क्या इंडिपेंडेंट है? नहीं, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट टास्क है। क्यों? क्योंकि एक ही क्लास, एक ही स्टूडेंट ने या एक ही ग्रुप ऑफ स्टूडेंट ने दोनों टीचर से पढ़ना है। तो चूंकि ये डिपेंडेंट टास्क है तो लिहाजा ये पैरेलल एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। मतलब ये कि एट ए टाइम आपके 2 जो क्लासेस हैं वो नहीं हो सकती। एक क्लास होगी, वो ख़त्म होगी, उसके बाद दूसरी क्लास स्टार्ट होगी, क्योंकि दरमियान में जो स्टूडेंट हैं वो हमारे पास सेम है, कॉमन है, और वो नहीं हो सकता। लेकिन अगर 2 डिफरेंट क्लासेस की बात करें या 2 डिफरेंट सेक्शन की बात करें, सेक्शन ए और सेक्शन बी, तो फिर और टीचर भी डिफरेंट है और सब्जेक्ट भी डिफरेंट है, रूम भी डिफरेंट है, तो फिर ये इंडिपेंडेंट टास्क है। टीचर जो है वो एक टीचर जो सेक्शन ए को पढ़ाएगा अपना सब्जेक्ट, एक टीचर जो सेक्शन बी को पढ़ाएगा, और टाइमिंग बेशक सेम है लेकिन रूम भी डिफरेंट है, तो इसमें कोई वो नहीं है, वो आपस में इंडिपेंडेंट टास्क है। तो पहले बात तो ये कहते हैं कि जब आपने मल्टी कोर को इस्तेमाल करना है और मल्टी थ्रेडिंग को इस्तेमाल करना है तो आपने टास्क आइडेंटिफाई करना है। वही टास्क पैरेलल एग्जीक्यूट होंगे जो एक दूसरे से क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। अगर वो टास्क डिपेंडेंट है, फॉर एग्जांपल ए की आउटपुट बी ने यूज़ करनी है एज ए इनपुट, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता कि हम ए और बी को पैरेलल रन चलाएं, पैरेलल करें। क्यों? क्योंकि ए आउटपुट जनरेट करेगा तो बी उसको यूज़ करेगा और फिर रिजल्ट जनरेट होगा ना। अभी ए कंप्लीट ही नहीं हुआ, ए ने अपनी आउटपुट नहीं जनरेट की और हमने बी को स्टार्ट कर दिया, तो इसका मतलब है हमारे पास जो बी का रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, इनएक्यूरेट रिजल्ट आएगा। तो इन दैट केस पहले ए चलेगा क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, और जब ए अपना रिजल्ट जनरेट करेगा वो रिजल्ट जो है वो बी को एज ए इनपुट जाएगा और उसके बाद बी जो अपना प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट करेगा।
जी, दूसरा है बैलेंस ऑफ वर्कलोड। बैलेंस ऑफ वर्कलोड का मतलब ये है कि हम जब हम मल्टी कोर के अंदर मल्टी थ्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें इस तरह से उनको डिवाइड करें कि तमाम जो थ्रेड्स हैं वो इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क करें, ठीक है? इसको ऐसे समझ लें कि आपके शॉप है, कोई बिज़नेस है और आपने 2 वो रखे हुए हैं, मुलाज़िम रखे हुए हैं। अब एक मुलाज़िम के ज़िम्मे आप लगा दें सारी ड्यूटीज़, 10 में से 8 काम लगा दें एक के ज़िम्मे और दूसरे के ज़िम्मे लगा दें सिर्फ़ 2 काम। तो होगा क्या कि वो जो 8 वाला जिसके ज़िम्मे 8 काम है वो एक तो मतलब थक जाएगा और वो बहुत देर तक काम करेगा और उसका जो है वो टाइम ज़्यादा लगेगा। जबकि जिसके ज़िम्मे 2 काम है वो जल्दी-जल्दी करेगा और उसके बाद वो फ़ारिग बैठ जाएगा, आइडल बैठेगा। तो बेहतर अप्रोच क्या होगी कि आप दोनों का जो वर्कलोड है वो बराबर-बराबर कर दें, यानी दोनों को 5-5 टास्क दे दें, तो वो भी तकरीबन कमोबेश उसी टाइम में कंप्लीट करेगा और वो भी इसी टाइम में कंप्लीट करेगा। ये इमेजिन कीजिए हर टास्क का टाइम जो है वो बराबर है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी है कि जब वर्कलोड हमारा बैलेंस होना चाहिए। आप ऐसा नहीं होगा कि एक एक टास्क जो है वो 90% परफ़ॉर्म करे, एक 10% परफ़ॉर्म करे। तो 10% वाला तो फटाफट अपना काम कंप्लीट कर लेगा, उसके बाद वो आइडल हो जाएगा, जबकि 90 वाला जो है बहुत देर तक जाएगा। तो आइडियली हम 40, 50, 60 के आस-पास होने चाहिए, ताकि दोनों जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और फिर ओवरऑल परफ़ॉर्मेंस हमारी बेहतर हो। फिर हमारे पास है जी डेटा स्प्लिटिंग। जस्ट एज एप्लीकेशन आर डिवाइडेड इनटू सेपरेट टास्क, द डेटा एक्सेस एंड मैनिपुलेटेड बाय द टास्क मस्ट बी डिवाइडेड टू रन ऑन द सेपरेट कोड। तो आपको डेटा को भी सेपरेट करना पड़ेगा। जब आपने टास्क सेपरेट कर दिए और आपने कहा कि जी ये 2 थ्रेड्स हैं, तो वो 2 थ्रेड्स जो हैं वो बेसिकली 2 डिफरेंट डेटा सेट के ऊपर काम कर रहे होंगे और हर डेटा सेट के ऊपर वो मतलब T1 जो है वो डेटा सेट 1 पे काम करेगा और T2 जो है वो डेटा सेट 2 के ऊपर जो है वो काम करेगा। 1 मिनट की क्लास। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे कि डेटा स्प्लिट हमें करना है, ठीक है? और डेटा स्प्लिट अकॉर्डिंग टू द टास्क करना है और अकॉर्डिंग टू द थ्रेड करना है। तो हमने अच्छा वो अब वो डिपेंड करता है कि हम कितने उसको स्प्लिटिंग करेंगे। अगर आपने 2 थ्रेड बनाए हैं और 2 कोर में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप 2 सेट बना लें, मतलब D1, D2। आप 4 थ्रेड बना के 4 कोर पे चलाना चाहते हैं, तो आप उसको 4 पोर्शन में डिवाइड कर लीजिए, क्वार्टर डिवाइड कर लें। तो इस तरीके से आपको डेटा स्प्लिट करना पड़ता है। फिर है जी हमारा डेटा डिपेंडेंसी। द डेटा एक्सेस बाय द टास्क मस्ट बी एग्जामिन्ड फॉर द डिपेंडेंसी बिटवीन टू और मोर टास्क। When one task depends on the data from another, programmer must ensure that the execution of the task is synchronized to accommodate the data dependency. अच्छा, बात दफ़ा ये होता है कि जो डेटा है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है। फॉर एग्जांपल आपने दो ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, पहले प्लस का और फिर मल्टीप्लिकेशन का। रिक्वायरमेंट आपकी ऐसी है, ठीक है? तो डिफरेंट नंबर्स हैं, आप उसको पहले प्लस करते जाएंगे, उसके बाद एट द एंड आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी क्योंकि रिक्वायरमेंट ऐसी है कि पहले प्लस करना है और फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, तो आपने टास्क को इसी तरीके से एग्जीक्यूट करना है कि वो पहले यानी उसकी डिपेंडेंसी हमें चेक करनी है। ऐसा ना हो कि मल्टीप्लिकेशन वाला पहले हो जाए या मल्टीप्लिकेशन वाला प्लस के साथ ही परफॉर्म कर दें, तो उस सूरत में हमारे रिजल्ट जो है वो गलत हो जाएंगे। तो अगर डेटा में डिपेंडेंसी है तो फिर हमें उसी ऑर्डर में उनको क्या करना पड़ेगा, सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा और उनकी एग्जीक्यूशन को सिंक्रोनाइजेशन से बना दिया है कि पहले प्लस वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा, जब उसके रिजल्ट्स आ जाएंगे उसके बाद फिर रिस्पेक्टिव जो मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन है वो परफॉर्म होगा। अगर आपने पहले मल्टीप्लिकेशन कर दी और बाद में प्लस कर दी या दोनों को साथ साथ कर दिया, तो रिजल्ट हमारा इनएक्यूरेट हो जाएगा। तो ये भी हमें देखना पड़ता है। और फिर आखिरी जी टेस्टिंग एंड डिबगिंग। आपको पता है कि जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें उसको टेस्ट और डिबग करना पड़ता है। वो ये सिंपली ये कहता है कि सिंगल टास्क के तौर पे जो टेस्टिंग है वो और डिबगिंग निस्बतन आसान होती है, लेकिन जब हमने उसको मल्टी थ्रेड्स में और मल्टी कोर में डिवाइड कर दिया तो टेस्टिंग और डिबगिंग हमारी डिफ़िकल्ट हो जाती है, क्योंकि हमारे ना जो पॉसिबल एग्जीक्यूशन पाथ हैं वो बढ़ जाते हैं मल्टी थ्रेडिंग में ना। उसकी रीज़न ये है कि थ्रेड 1 पहले चलेगा या 2 पहले चलेगा, तो 1 पहले चलेगा और 2 बाद में चलेगा, तो एग्जीक्यूशन पाथ डिफरेंट हो जाएगा। 2 पहले चलेगा और 1 बाद में चलेगा, तो एग्जीक्यूशन पाथ डिफरेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ थ्रेड्स होंगे उतने ज़्यादा एग्जीक्यूशन पाथ होंगे, और जितने ज़्यादा एग्जीक्यूशन पाथ होंगे उतनी ज़्यादा टेस्टिंग जो है वो मुश्किल हो जाएगी, या ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की हमें टेस्टिंग और डिबगिंग जो है वो परफॉर्म करना पड़ेगी। तो ये प्रोग्रामिंग चैलेंजेस हैं
जो कि अवेलेबल हैं इस वक्त विद रिस्पेक्ट टू जी मल्टी कोर सिस्टम, और ख़ास तौर पे जब वो मल्टी कोर सिस्टम को हम मल्टी थ्रेडिंग के साथ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगेन मैंने ये बात पहले भी की है कि अगर आपके पास सिंगल थ्रेड और सिंगल प्रोसेस और सिंगल कोर सिस्टम है, इवन देन मल्टी थ्रेडिंग इज़ एप्लीकेबल, और मल्टी थ्रेडिंग की जा सकती है। और उसमें होगा क्या कि थ्रेड्स जो हैं वो उनकी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी। लेकिन अगर आपके पास मल्टी कोर आर्किटेक्चर है या मल्टी प्रोसेसिंग आर्किटेक्चर है और फिर आप मल्टी थ्रेडिंग करेंगे, तो आपकी जो परफॉर्मेंस है या जो स्पीड अप है वो आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। इस डिस्कशन में कोई इशू है आपको? ये बेसिकली हमारे मल्टी कोर प्रोग्रामिंग के अंदर इश्यूज हैं हमारे, और वो मल्टी कोर प्रोग्रामिंग जो है वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टी थ्रेडिंग है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है जी क्लास को? कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? नो सर। नो सर। चलिए, कोई क्वेश्चन नहीं है। नो सर। ओके। अच्छा, अब एक इसमें हमारे पास है एमडॉस लॉ, ठीक है? ये आपको नजर आ रहा होगा पेज नंबर 167 पे। बेसिकली एमडॉस लॉ इज अ फार्मूला दैट आइडेंटिफाइज potential performance gain from adding additional computing core to an application that has both serial and parallel component, ठीक है? ये कहता है कि एक लॉ है और इससे हम ये कैलकुलेट करते हैं कि हमारा स्पीड अप कितना हो जाएगा बाय एडिंग एडिशनल कंप्यूटिंग कोर। यानी सपोज करें पहले एक सिंगल कोर सिस्टम था, और जब अब सिंगल कोर से हम ड्यूल कोर पे चले गए और फिर हम क्वाड कोर पे चले गए, तो सिंगल से ड्यूल और ड्यूल से क्वाड पे जानते वक्त हमने नंबर ऑफ कोर ऐड कर दी ना, तो हमारा जो स्पीड अप है, यानी हमें इसका कितना फ़ायदा हुआ, या यूँ समझ लेंगे कि हमारा काम जितनी जल्दी हो जाएगा, उसको कैलकुलेट करने के लिए एक लॉ है जिसको हम कहते हैं एमडाउस लॉ, ठीक है? तो वो ये कहता है कि कोई भी जो प्रोग्राम है, कोई भी एप्लीकेशन है, कोई भी कोड है, उसके दो हिस्से हैं। एक है उसका पैरेलल पार्ट और एक है उसका सीरियल पार्ट। P फॉर पैरेलल पार्ट और S फॉर द सीरियल पार्ट। अच्छा जी, पैरेलल पार्ट और सीरियल पार्ट से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 स्टेटमेंट हैं एक कोड के अंदर, ठीक है? अब उस 10 में से 4 स्टेटमेंट ऐसी हैं जो किसी और स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है? सपोज करें पहली 4 डिपेंडेंट है, यानी सेकंड से लेके फिफ्थ तक डिपेंडेंट है, फिफ्थ फोर्थ पे डिपेंडेंट है, फोर्थ थर्ड पे डिपेंडेंट है, थर्ड जो है वो सेकंड पे डिपेंडेंट है। तो ये 4 स्टेटमेंट 2 से लेके फिफ्थ तक क्या है? डिपेंडेंट है। तो ये जो डिपेंडेंट है, जो याद रखिएगा कि जब भी डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शंस होंगी या डिपेंडेंट पार्ट होगा, उसकी एग्जीक्यूशन हमेशा सीरियल में होगी, सीक्वेंस में होगी, ठीक है? वो 1 बाय 1 चलेगी, पहले 2 चलेगी, फिर 3, फिर 4, फिर 5, क्योंकि 2 की आउटपुट 3 में आ जाएगी, 3 की आउटपुट 4 में आ जाएगी, 4 की आउटपुट 5 में आ जाएगी। अगर आप पहले 5 चला दें तो रिजल्ट गलत हो जाएगा, पहले 4 चला दें वो गलत होगा, पहले 3 चला दें वो भी गलत होगा, या इन चारों को आप पैरेलल चला दें एक साथ 2, 3, 4, 5 को, तब भी रिजल्ट क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि जब तक हमें पिछली की आउटपुट नहीं मिलेगी, हमारे अगली जो है वो हमें सही रिजल्ट नहीं देगी। तो ये जो 4 स्टेटमेंट है ये हमारा क्या हो गया? सीरियल पार्ट हो गया, ठीक है? क्योंकि इसने सीरीज में एग्जीक्यूट होना है। और जो बाकी है हमारी 1 और फिर आगे 5 से आगे 6, 7, 8, 9, 10 वो इंडिपेंडेंट है, और जो इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो आपस में पैरेलल एग्जीक्यूट हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल ए में आप वैल्यू रख रहे हैं बी, ए में वैल्यू रख रहे हैं 10 और बी में आप वैल्यू रख रहे हैं 20। अब ये ए 1 और यानी कि ए इज इक्वल टू 10 और बी इज इक्वल टू 20, ये आपस में क्या है? इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ए की अलग वैल्यू है, बी की अलग वैल्यू है, एक अलग वेरिएबल है, बी अलग वेरिएबल है, इसमें कोई इशू नहीं है। आप पहले ए को वाली को चला लें, पहले बी वाली को चला लें, या दोनों को पैरेलल चला लें, सेम रिजल्ट आएगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये हमारे पास क्या है? इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर आपके पास इंस्ट्रक्शन है ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 10 और सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो अब अगर जो थर्ड इंस्ट्रक्शन है सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, अगर आप ये पहले चला देंगे, ए और बी में आपने वैल्यू दी नहीं और सी को आपने पहले चला दिया, तो इसका मतलब है सी में कोई गार्बेज वैल्यू आ जाएगी या अनवांटेड वैल्यू आ जाएगी। तो ये यहाँ पे जो थर्ड इंस्ट्रक्शन है वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? ए और इंस्ट्रक्शन नंबर 1 और 2 के ऊपर। पहले 1 और 2 चलेंगी तो उसके बाद 3 चलेगी, तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो सही मिलेगा। इस सूरत में हमें रिजल्ट चाहिए 15, 10 + 5 15। तो अब ए में 10 आएगा, बी में 5 आएगा, तो सी में जो है वो ए प्लस बी की वजह से 15 आएगा। तो लिहाजा सी जो है, सी वाली जो स्टेटमेंट है वो डिपेंडेंट है ए और बी वाली के ऊपर, तो इसको हम पैरेलल एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, इसको हमें सीरियल में एग्जीक्यूशन करना पड़ेगी। तो ये हमारे पास हो गई सीरियल और पैरेलल।
तो ये कहता है कि अगर हमारे पास एक प्रोग्राम है, उसके कुछ पोर्शन सीरियल है, कुछ पोर्शन पैरेलल है, अगर हमें ये पता हो तो फिर हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि स्पीड अप क्या होगा। तो स्पीड अप का उसने एक फार्मूला दे रखा है, ये आपके पास नजर आ रहा है, स्पीड अप इज इक्वल टू 1 ओवर एस प्लस, आगे फिर ब्रैकेट में है 1 माइनस एस, ये ब्रैकेट और फिर डिवाइडेड बाय एन, ये आपको नजर आ रहा है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, अच्छा एस क्या है इसमें, एस का मतलब है सीरियल पार्ट, ठीक है, और एन का क्या मतलब है, एन का मतलब है नंबर ऑफ कोर, ठीक है। अब सीरियल पार्ट का हमें कैसे पता चलेगा, वो कहते हैं कि आपको दे रहा है एन एग्जांपल, assume we have an application that is 75% parallel and 25% serial। 100 में से वो परसेंटेज में दे रहा है आपको, क्योंकि आपको एक नंबर ऑफ स्टेटमेंट तो वेरी करेंगे। तो सीरियल पार्ट कितना है 25%, तो 25% का मतलब बेसिकली बन जाएगा 0.25 और 75 का मतलब बन जाएगा 0.75। तो वो कहता है कि जी अगर आपको पता हो, ये उसने दिया है, और एन वी रन दिस एप्लीकेशन ऑन सिस्टम विद 2 प्रोसेसिंग कोर, सो एन इज इक्वल टू 2। तो एन जो है वो नंबर ऑफ कोर को शो कर रहा है, एस जो है सीरियल पार्ट को शो कर रहा है। अब ये दोनों वैल्यूज इसके अंदर पुट करें और आप स्पीड अप निकालें। तो कहता है अगर आप इसके अंदर ये वैल्यू पुट करें तो हमारे पास कुछ इस तरह बनेगा 1 ओवर एस, एस की जगह पे क्या डालेंगे हम 0.25, 0.25 का मतलब है 1/4 प्लस 1 माइनस 0.25, 1 माइनस 0.25 कितना हो जाएगा 0.75 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय एन, और एन क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट को अगर आप सॉल्व करेंगे तो कहते हैं जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है 1.6 टाइम, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐसी एप्लीकेशन जिसमें 75% पैरेलल 25% सीरियल था, इसको अगर आप किसी ऐसे सिस्टम पे चलाएं जहां पे एन यानी नंबर ऑफ कोर की तादाद 2 है, तो जो आपको स्पीड अप मिलेगा वो 1.6 टाइम मिलेगा, यानी 1.6 टाइम ये प्रोग्राम जल्दी रन हो जाएगा एज कम्पेयर टू के अगर आपसे सिंगल कोर पे चलाते हैं। अच्छा, अगर इसी प्रोग्राम को इफ वी ऐड 2 एडिशनल कोर फॉर टोटल ऑफ 4, यानी 2 के बजाय n में वैल्यू हम 4 पुट कर दें, तो स्पीड अप जो है वो कितना हो जाएगा 2.28 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोग्राम के अंदर पैरेलल पार्ट जितना है और हमारे पास नंबर ऑफ कोर जितनी ज़्यादा हैं, हमारा स्पीड अप जो है वो उसी हिसाब से बढ़ना शुरू हो जाएगा। नंबर ऑफ कोर कम कर दें या पैरेलल पार्ट कम कर दें और सीरियल पार्ट बढ़ा दें, तो जो हमारा स्पीड अप है वो हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एमडॉस लॉ, ठीक हो गया। अच्छा, ये मैं आपको ये क्लियर है, ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, इसमें आप इसको ना बाद में अटेम्प्ट करके देखिएगा, इसी क्वेश्चन को वैल्यू एस और एन की वैल्यू पुट कीजिएगा, 0.25 0.75 बन जाएगा, और एन 2 है या 4 है, और इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको आंसर 1.6 मिलना चाहिए। इसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा, अगर ना हो तो फिर मुझे आप जो है वो पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप के ऊपर कि सर ये नहीं है। अच्छा, वो कल मेरी बात हुई थी आपकी CRGR से, क्या तो वही कहते हैं कि क्वेश्चन अगर है तो मैंने कहा था कि ग्रुप जो है ना आपका व्हाट्सएप ग्रुप, तो उसको कोई CR जो एडमिन है वो 1 घंटे के लिए उसको ओपन कर दिया करें, और उस दौरान अगर किसी स्टूडेंट का कोई सब्जेक्ट के हिसाब से क्यूरी है, कोई टॉपिक जो हमने डिस्कस किया उसमें कोई क्वेश्चन है, वो आप अपना क्वेश्चन उसमें पोस्ट कर दिया करें, मैं उसको रिस्पॉन्ड कर दूंगा, लेकिन वो हर वक्त ओपन नहीं सर, होगा। जी, कोई क्वेश्चन है? सर आपने लास्ट लेक्चर रिकॉर्डेड थे वो अभी तक अपलोड नहीं किए। हाँ, मैंने किए नहीं, असल में वो क्लासेस बैक टू बैक थी तो उसके बाद वो रह गए। मैं आज कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह मैं अपलोड कर दूँ। सर जो स्लाइड्स हैं वो भी आप हमें शेयर कर दिया करें काइंडली। चलें ठीक है, वो स्लाइड भी शेयर कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, तो मैं ये बात कर रहा था कि CR जो है ना हर दोनों सेक्शन के, वो कोई एक टाइम कर लें, उसमें वो ग्रुप को ओपन कर दिया करें, और उस दौरान स्टूडेंट जो अपना क्वेश्चन है वो उसको व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर दिया करें। बेशक वॉइस नोट में बना के कर दें या बेशक वो लिख के टेक्स्ट लिख के भेज दें, मैं उसको रिस्पॉन्ड कर दूंगा ताकि आपकी क्यूरी जो है वो रिजॉल्व हो। लेकिन वो एक टाइम होगा, सिर्फ उस टाइम के अंदर आप लोग ओपन करेंगे, हर वक्त ओपन नहीं होगा, वरना वो स्टूडेंट जो है वो फिर उसमें इररिलेवेंट मैसेज भेजना शुरू करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है जी? एमडॉस लॉ आप लोगों को समझ आ गया? ये थोड़ा सा जो टेक्निकल मतलब मैथमेटिकल है, तो इसको थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करके देखिएगा, ठीक है? प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद फिर आप निकालिएगा आपका आंसर ठीक आता है या नहीं आता। क्वेश्चन है हसनैन सईद साहब, और मैं हाथ खड़ा किया हुआ। सर जी वो प्लीज जो सिलेबस हमने कवर
करना है उसकी स्लाइड, वो जो आउटलाइन तो सेंड कर दीजिएगा, क्या क्या हमें पढ़ना है। या जितना टाइम मिलेगा पढ़ लेंगे, हैं? चलें मैं भेज दूंगा आपको, कोर्स आउटलाइन बना के सर भेज। ये 1000 पेजेस की बुक है, तो फिर बुक ओपन करते ही सर कुछ होने लग जाता हाँ है। 1000 पेजेस की बुक है, लेकिन 1000 पेजेस के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन जितना हम पढ़ सकेंगे बस वही सिलेबस है। लेकिन बाद में आपको भेज दूंगा इसकी जो कोर्स आउटलाइन है मेजर, वो भेज दूंगा, शेयर कर दूंगा आपके साथ, ठीक है, ग्रुप पे सेंड कर दूंगा। ठीक है जी, आज के लिए हमारा इतना ही है लेक्चर, तो बाकी फिर अब ये थ्रेड वाला जो है ना हम नेक्स्ट में करेंगे। अच्छा आज है हमारा वेडनेसडे है, यस सर। यस सर। वेडनेसडे जी सर। है। फ्राइडे को फिर हम एक लेक्चर और करेंगे, ठीक है, उसमें हम कोशिश करेंगे ये 4th चैप्टर को जो है वो कंप्लीट करते हैं। सर फ्राइडे को लेक्चर ना लें सर, फ्राइडे को फ्री नहीं होते सर, हफ्ते को ले लें फिर आप। फ्राइडे को क्या करते हो भाई तुम लोग, फ्री क्यों नहीं होता? सर रोजा होता है और नहीं काम सर, होता फ्राइडे है। फ्री है, सही होता वाह भाई ठीक है सर, फ्राइडे। वाह, फ्री है सर, फ्राइडे फ्री है सर। फ्राइडे को रोजा होता है ये अच्छी बाकी सर ये 2 बजे ना करे, पर 1 से 2 या 1 से 3 बजे तक के टाइम में ना हाँ, करे, नहीं, वो उसके 2 बजे आगे तो ऑब्वियसली नहीं करेंगे, फ्राइडे को लेक्चर लेट करेंगे, 3 बजे करेंगे फिर इसको। 1 से हाँ 3 हाँ 3 बजे करेंगे, तो 3 से समझ 4 में आता रख लेंगे तो उसको कर लेंगे अगर, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ये 4 एक लेक्चर हो जाएं आपके। एक फ्राइडे को कर लेंगे, उसके बाद ईद कब की है भाई, चांद नजर आ गया तुम लोगों को? है। ये सर ये 1-2 दिन में ही है। कब है? चांद वो नजर हमारा आएगा तो चांद ईद भी बता आ ही नहीं जाएगी। रहा सर। नहीं सर ईद ना ही हो। पॉसिबल डेट क्या है ईद की, यानी 11-12 है, 10-11 है, क्या है? 12-13 13 सर, 13 13 मतलब 29 सर जी रोज में या 14 से 17 तक ईद बन गई है। सर बस वैसे रमजान के बाद एक- ईद ही है। क्या? 13 सर वैसे 1-2 सर ने छुट्टियां कर दी है ईद के साथ आज से। रमजान के बाद ईद ही है। आंसर देखो जरा, लॉजिकल आंसर है, रमजान के बाद डेट पूछ रहा हूँ, 2 डेट होंगी ना, 29 की या 30 की, या 12-13 को ईद होगी या 13-14 की ईद होगी, एनीवे तो हम जो है सर 13-14 की होगी सर। चलें 13 फवाद चौधरी ने कह दिया सर। चलें फिर, फवाद चौधरी जिंदाबाद। चलें ठीक है। हम इसके जो लेक्चर्स हैं कोशिश करेंगे कि हम 10 तारीख तक जो है ना इसको कंटिन्यू करें, तो 4 या 5 लेक्चर हम कोशिश करेंगे कि इसके कवर कर लें, ठीक है। आपका परसों जो हमारा लेक्चर होगा फ्राइडे को, वो 3 बजे होगा आप लोगों का, ठीक हो गया? ओके सर। और बाकी जो इसके यस सर। मैं आपके साथ जो है वो कर दूंगा, इसको वो कर दूंगा, इसको अपलोड कर दूंगा। अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह।